नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गौ रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सख्त। छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में। गौवंश और दुधारू पशुओं की तस्करी पर रोक लगाने पर बनाए कड़े नियम। 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने के साथ संपत्ति कुर्क का भी प्रावधान। देश में दालों की कीमत पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्त। चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4% तक की गिरावट। सरकार ने प्रमुख खरीफ दलहन उत्पादक राज्यों में तुअर और उड़द के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए हैं पुरजोर प्रयास। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में लिया भाग। कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों और किसानों को जोड़ना है बहुत जरूरी। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी और किसानों का होगा फायदा। सरकार की गरीब कल्याण योजना से गरीब किसानों को मिल रही है मदद। योजना से 10 वर्षों गरीबी से आए बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से राष्ट्र कल्याण की भावना एक उज्जवल भविष्य और विकसित भारत का निर्माण करने में कर रही है महत्वपूर्ण योगदान। और अब समाचार विस्तार से। गौ तस्करी अब गैर जमानती अपराध माना जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौवंश व दुधारू पशुओं के अनधिकृत परिवहन तस्करी पर रोक लगाने पर बनाए कड़े नियम और इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने के साथ संपत्ति भी होगी कुर्क। वध व मांस की बिक्री आदि घटनाओं की रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में अवैध परिवहन करने वालों पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी। गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। और पिछले 1 महीने में प्रमुख मंडियों में चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4% तक की गिरावट आई है, लेकिन इसकी खुदरा कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं देखी गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि खरीफ दलहन की बुआई की प्रगति अच्छी है। सरकार ने प्रमुख खरीफ दलहन उत्पादक राज्यों में तुअर और उड़द के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें नेफेड और NCCF के माध्यम से किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण शामिल है। कृषि विभाग सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कृषि विभागों के साथ निरंतर संपर्क में है। मौजूदा मूल्य परिदृश्य और खरीफ संभावना को ध्यान में रखते हुए सचिव ने खुदरा उद्योग से कहा है कि दालों की कीमतों को उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाए रखने के सरकार के प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने बताया कि बड़े खुदरा विक्रेताओं सहित सभी स्टॉक होल्डिंग संस्थाओं की स्टॉक स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित सीमा का उल्लंघन न हो। स्टॉक सीमा का उल्लंघन, बेईमान सट्टेबाजी और बाजार से जुड़े लोगों की ओर से मुनाफाखोरी पर सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों और किसानों को जोड़ना बहुत जरूरी है, जिससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और किसानों का भी फायदा होगा। इतने वैज्ञानिक हमारे पास हैं, आप दो वैज्ञानिक की टीम बनाइए और 731 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनमें भेजिए कम से कम 3 दिन के लिए उनको। जो वहां काम कर रहे हैं वो नहीं, बाहर से, कृषि विज्ञान केंद्र के नहीं। और वो अध्ययन करे कृषि विज्ञान केंद्र का, कहां गैप्स है, किसानों के बीच में भी जाए, वहां भी चर्चा करे। ये कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों को पूरी तरह से जोड़ना बहुत आवश्यक है, तभी आपके सारे रिसर्च और अनुसंधान किसान के खेत में जा पाएंगे और लाभ तब हमें पूरा मिलेगा, तभी उत्पादन भी बढ़ेगा और आधुनिक पद्धतियों का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम उत्पादन की लागत भी घटा पाएंगे, तब किसान का फायदा और तेजी के साथ बढ़ेगा। और इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हम चावल और गेहूं का बम्पर उत्पादन करते हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीक का उपयोग कर दलहन के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। हम चावल खूब पैदा कर रहे हैं, हम गेहूं खूब पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम दालें आयात कर रहे हैं। दालों की कमी है। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक अमला हमारे पास है, हम दलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं? रेनफेड एरिया में दलहन होती है। अब अरहर की फसल ऐसी है कि इसको आने में, जो परंपरागत फसल है, 9 महीना लग जाते हैं लगभग। अपन जून जुलाई में बोते हैं, पानी बारिश शुरू होती है और कटते कटते अप्रैल आ जाती है। कुछ नई वैरायटीज आई है कम समय में आने वाली, लेकिन वो उतनी सफल नहीं, उतनी पॉपुलर नहीं हुई। ये अवधि कैसे कम की जा सकती है? ये दलहन के बारे में सोचिए, क्यों भारत इंपोर्ट करे दलहन? और आपने आज से पहले सोने की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तो देखी होगी, पर आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखा रहे हैं जिसमें सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी से फलों की सुरक्षा की जा रही है। जी हाँ, ये फल कोई और मामूली फल नहीं, बल्कि फलों का राजा आम है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तो आपने अक्सर कहते सुना होगा कि भाई खेतों में सोने की खेती नहीं होती, लेकिन यूपी के सहारनपुर के बलियाखेड़ी में किसान संदीप चौधरी के 2 पेड़ों में लगे फल चर्चा में हैं। और हो भी क्यों ना, इनके खेतों में लगने वाले आम न केवल देश बल्कि दुनिया भर में अपने स्वाद और गुणों के चलते आज चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। किसान संदीप चौधरी के खेतों में लगने वाला आम, जो कि मियाजाकी किस्म का है, उसकी बाजार में कीमत प्रति किलो 2.70 लाख से 3.50 लाख रुपए है। हमारे देश के किसानों को ऐसे ही अन्नदाता नहीं कहा जाता है। जी हाँ, अपने बेशकीमती आम होने के बावजूद किसान संदीप चौधरी आमों को बेचना नहीं चाहते। पहले आमों का स्वाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मिले। ये आम हमारी प्रधान श्रीमती रीटा चौधरी ने हमें कहा था कि हमने किसानों के लिए कुछ नया काम करना चाहिए। तो तभी हम सर्च कर रहे थे, जब हमने बगीचा लगाया अपना, तो तब हमने ढूंढा कि वर्ल्ड का सबसे महंगा आम कौन सा है, तो सामने निकल के आया मियाजाकी। हम तब से प्रयास कर रहे थे मियाजाकी पौधा लाने का। फाइनली अभी 9 महीने पहले हमने सर्च किया, कलकत्ता में एक पौधा उपलब्ध था, वहाँ से हमने 2 पौधे मंगाए और अपने खेत में रोपित कर दिए। और रोपित करने के बाद उसके ऊपर इस बार बूर भी आया और फल भी आया, और इस बार 2 फलों पर 3 आम हमारे आए हुए हैं। देखिए, ये उस समय 6,500 का पौधा आया था मेरे पास, और इस पौधे की विशेषता ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे महंगा, यानी कि 2.5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये किलो इसकी कीमत होती है। तो हम भी ये लेके आए थे कि अपनी पंचायत में लगाएंगे, पूरे भारत को उसके बारे में बताएंगे, ताकि हमारे बाकी किसान भी, जितने भी किसान हैं, वो इसको लगा कर अपना विकास कर सके, वो विकसित हो सके, ताकि हमारा देश विकसित हो। अभी तो मेरे पास पहले तो एक सूरत के व्यापारी हैं प्रवीण गुप्ता जी, सबसे पहले तो उन्हीं की डिमांड आई थी। मैंने सोशल मीडिया पे इसको डाल दिया था,
तो उनकी डिमांड आई है कि मैं 3 लाख रुपए मैं आपको दूंगा आपको इसके, लेकिन खुद आके तोड़ूंगा। अगर वो 3 लाख रुपए आने सूरत से यहाँ पे आ रहे तो 50,000 खर्चा भी होगा उनका आने का, 3.5 लाख रुपए के आसपास उनको कॉस्ट पड़ेगी। उसके अलावा 4-5 लोगों के अलग अलग मुंबई से, देहरादून से भी कॉल आई है, दिल्ली से भी कॉल आई है, लोग उसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन हमारी मंशा इस बार दूसरी है, हमारे लिए 3-4 लाख रुपये मायने नहीं रखते। हम ये चाहते हैं कि ये पैसे इस प्रचार से हमारे जो भारतीय किसान हैं उनका विकास हो, और हम इन तीनों आम को अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग देना चाहते हैं, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए कि किसान इस तरह के पौधे लगाकर अपनी इनकम बढ़ा सकता है। और जो किसानों की फटे वाली तस्वीर दिखाई जाती है, वो किसान आज एक करोड़पति बने और विकसित किसान बने। यहाँ पर जितना भी इस भाग के अंदर पौधे लगे हुए हैं, सब में हमारे यहाँ की खाद डल दी है। हाँ जी। और जो आम मियाजाकी लगाया है, उसे लगाते हुए भी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जो उसमें गौमूत्र जीवामृत का यूज़ किया गया है, वो सारा का सारा हमारे प्रबंधन के द्वारा किया गया है। यह आम जापान के मियाजाकी यूनिवर्सिटी में विकसित हुआ है। इस आम का जापानी नाम टाइयो नो टमेंगो है। इसका मतलब होता है सूर्य का अंडा। संदीप चौधरी ने इस आम के 2 पेड़ लगा रखे हैं। दोनों पेड़ों पर सिर्फ 3 आम लगे हैं। यह आम खाने में बेहद मीठा होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और फोलिक एसिड से भरपूर है। माना जा रहा है कि इसे खाने से कैंसर की बीमारी में काफी राहत मिलती है। लेकिन अब जब इस किसान संदीप की मेहनत सफल हो चुकी है, तो उनके नायाब आम के स्वाद को चखने के लिए लोग भी ललायत दिख रहे हैं। वो पेड़ के पहले फल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को खिलाना चाहते हैं। तो देखा आपने आम के साथ एक किसान का भावनात्मक जुड़ाव। तो है ना ये आम मीठा भी और अनोखा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना 96वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में ICAR ने 100 दिन का रोड मैप बनाया है। ICAR के स्थापना दिवस के मौके पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक से। जब से डीजी बने तब से नए इनोवेशन, नवाचार और किसानों की तरक्की के कई विकल्प खुले, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक और नया रोड मैप तैयार किया, 100 दिन का रोड मैप। 100 दिन का जो हमारा कार्यक्रम है, उसमें 4-5 मुख्य बिंदु आपको मैं बताना चाहूँगा। एक जो है 1 वैरायटी 1 डे करके 100 वैरायटी इन 100 डेज, जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का कर कमलों से उसको विमोचन कराना चाहेंगे। फिर हमारा 100 डेज में 100 टेक्नोलॉजीज, 1 टेक्नोलॉजी 1 डे और 1 पब्लिकेशन 1 डे। एक बहुत ही बढ़िया शोध पत्र जो है कि हम हर दिन पब्लिश करेंगे और 100 दिन में 100 शोध पत्र जो इंटरनेशनल रेपुटेड जर्नल्स है उसमें जो है कि हम पब्लिश करेंगे। सरकार बीज से बाजार तक की जो सुविधा है उसको लगातार किसानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। आपने भी विलेज सीड के नाम से नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, ये क्या है? अब जो है कि हमारा टारगेट रहा है कि जो भी हम वेराइटीज़ डेवलप करेंगे वो क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटी हो। साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वेराइटीज़ जो हैं वो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ हो, जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, मिनरल्स ज़्यादा हो, विटामिन ज़्यादा हो। और इस सीड को किस तरीके से हम किसानों तक पहुंचा पाए, इसके लिए जो है कि हम एक तो प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसके माध्यम से हम सीड हब्स बना करके, खास करके पल्स और ऑयल सीड को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, जिनका मानना है कि संस्थान द्वारा न केवल भारत सरकार के मार्गदर्शन में 100 दिन का रोड मैप बनाया गया है, बल्कि किसानों की आर्थिक तरक्की और उनके उन्नयन के लिए नए नए नवाचार और अन्य तरह के विकल्पों को आगे बढ़ाने का काम भी किया गया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में आइए अब देख लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दहेगाम मंडी में 15 जुलाई को धान का भाव था 2187 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 8 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 2195 रुपए हो गया। कर्नाटक की लिंग सुगुडी में 15 जुलाई को 16 जुलाई को इसके सौदों में
कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3,240 रुपए पर बना रहा। इसी तरह छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में बीते सोमवार को धान 2,200 रुपए पर बिका। मंगलवार को इसके भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 2,200 रुपए पर बने रहे। उत्तर प्रदेश की बंथरा मंडी में 15 जुलाई को धान का भाव रहा 2,653 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 27 रुपए गिरावट देखने को मिली और भाव 2,626 रुपए पर आ गया। उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में धान के भाव की बात करें तो यहां 15 जुलाई को धान का भाव था 1,900 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदे 40 रुपए नरम होकर 1,860 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238 लाख 15,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119 लाख 40,000 टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357 लाख 55,000 टन रही थी। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 15 जुलाई को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 16 जुलाई को इसके भाव में 1,400 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव 9,400 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही जसदण मंडी में अरहर भाव में मजबूती दर्ज की गई। 15 जुलाई को यहां अरहर का भाव था 6,000 रुपए। 16 जुलाई को इसके सौदों में 3,000 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 9,000 रुपए हो गया। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33,12,000 टन रही थी। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी को धूप से बचाने के लिए 6.5 फीट की ऊंचाई पर नेट से ढकें। नर्सरी में बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान 20 से 25 दिन पुराने धान के पौध को तैयार खेत में रोपाई कर लें। रोपाई से पहले खेत में जरूरी उर्वरकों का इस्तेमाल करें। यहाँ के किसान अभी के समय तैयार खेतों में मक्का की बुवाई करें, साथ ही खेत में मिट्टी की नमी बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में अरहर की कम अवधि वाली किस्मों की बुवाई इस सप्ताह की जा सकती है। किसान भाई प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ही खरीदें। बुवाई से पहले अरहर के बीजों को उपचारित कर लें, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि बढ़ जाती है। यहाँ के किसान मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही शेड नेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी जनित बीमारियों को कम करने में मदद मिलेगी और फसल अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह चारा फसल के लिए ज्वार और लोबिया की बुवाई भी की जा सकती है। किसान भाई बुवाई करते समय खेत में उचित नमी का खास ख्याल रखें। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के किसान बैंगन की खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध करें, साथ ही खेतों में मुरझाए हुए पौधों को हटा दें और नष्ट कर दें। ओडिशा के किसान करेले की बुवाई से पहले बीज को उपचारित कर लें। पौधे सूखने पर फसल में सिंचाई करें, साथ ही विशेषज्ञों की सलाह पर
उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। ओडिशा के किसान भिंडी फसल की लगातार निगरानी करते रहें। किसी प्रकार की रोग दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यह दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञ की सलाह से करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में योगी सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। आईपीएस अभिषेक वर्मा को हापुड़ के एसपी पद से हटाकर वेटिंग में रखा गया है। वहीं आईपीएस अधिकारी ज्ञानंजय सिंह को हापुड़ का नया एसपी बनाया गया है। आईपीएस राजेश कुमार को गाजियाबाद कमिश्नरेट का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। माफिया अतीक अहमद की 25 बीघा बेनामी जमीन अब सरकार की हो गई है। इस जमीन को माफिया अतीक ने साल 2015 में राजमिस्त्री हुबलाल से अपने नाम ली थी। उत्तर प्रदेश के भदोई जिले में गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 25-25 हजार के 5 इनामी लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हुए कथित भर्ती घोटाले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर कहा है कि भूपेश बघेल ने अपने बच्चों और रिश्तेदारों की सरकारी नौकरियों के लिए प्रणाली में हेराफेरी की। दिल्ली के पंडारा मार्केट की एक दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तमिलनाडु के मदुरै शहर में तमिलर कच्ची पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डोडा मुठभेड़ में बलिदान हुए राजस्थान के 2 जवानों के पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाए गए। 2 पार्थिव शरीर जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
हरियाणा के हांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। उमरा रोड पर दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है और तीनों को हांसी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर याचिकाकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राम मंदिर की तर्ज पर भोजशाला में भी मां सरस्वती का मंदिर बनेगा। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।